नमस्कार। आप सभी का स्वागत इस वीडियो में पुनः। तो जैसा कि आज के पहली वीडियो में आपको मैंने बताया था टिश के विषय में, और टिश में मैंने बात की थी मास्टर ऑफ आर्ट्स के उन लगभग 40 से अधिक सब्जेक्ट्स के जिसमें आप ले सकते हैं एडमिशन। और टिश में एमए के एडमिशन की लास्ट डेट भी मैंने आपको बताई थी 25 जनवरी 2021। समय नहीं था, इसीलिए अप्लाई कर दीजिएगा। और ये भी कहा था कि उसी वीडियो को तुरंत बाद आपको मिलेगा टिश में एडमिशन यदि आप चाहते हैं पीएचडी कोर्सेज में उसकी जानकारी। तो इस वीडियो में आपको मिलेगी पीएचडी में अप्लाई कैसे करना है, कितनी सीटें हैं, क्या एग्जाम का पैटर्न है, क्या सिनॉप्सिस है, कब होगा एग्जाम, ये सभी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो अपील नहीं करूंगा आपसे, आपकी इच्छा हो तो पूरा देखिएगा वीडियो, जो जितना आपके पास समय हो उतना देखिएगा वीडियो। जो चीज़ें समझ में आए तो औरों तक शेयर कीजिएगा। यदि कोई सवाल मुझसे हो तो मुझसे कर लीजिएगा, और संस्थान से लेकर हो तो डायरेक्ट संस्थान से बात कीजिएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट यही है कि आपका कोई भी कंफ्यूजन हो कोर्स को लेकर या डिटेल को लेकर, एडमिशन और अप्लाई करने के प्रोसेस को लेकर, सबसे पहले आप संस्थान से यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से संपर्क कीजिएगा। और उसके बाद यदि कोई समस्या फिर भी आती है तब आप कमेंट करके मुझसे भी सवाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टिश में पीएचडी के एडमिशन लेने के लिए क्या आपकी योग्यताएं होनी चाहिए। थोड़ा अलग पैटर्न है, मैं रेट भी बताऊंगा आपको, पेट भी बताऊंगा, ओपीआई भी बताऊंगा क्या होता है। यदि आपने एमए वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें डिटेल में पेट के बारे में, मेट के बारे में, ओपीआई के बारे में, इंटरव्यू प्रोसेस कैसे होता है उसके विषय में मैंने बताया था। सेम वही है, बस थोड़ा परसेंटेज का फर्क है क्वालिफाई होने का पीएचडी में, बाकी सब चीज़ें वही हैं। उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्राप्त हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आइए। सबसे पहले आपको अपना एमए पास होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आपने जुलाई 2020 में अपना एमए पास कर लिया है तब आप अप्लाई कर सकते हैं इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगली चीज, यदि आपके एमए का अंतिम सेमेस्टर चल रहा है, याद रखिएगा कि यदि आपके एमए का अंतिम सेमेस्टर चल रहा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन लेने के लिए टिश में, ठीक है। क्योंकि एडमिशन लेते वक्त में आपका कंप्लीट रिजल्ट मांगा जाएगा मास्टर्स का, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि आपका चतुर्थ सेमेस्टर चल रहा है, परीक्षाएं होने वाली हैं, और यदि जुलाई तक आपको लगता है कि आपका परिणाम आ जाएगा एमए का, तब आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में। पहली चीज, यदि आप एमफिल कर रहे हैं या कर चुके हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए, याद रखिएगा। लेकिन एमफिल का कोई एक्स्ट्रा वेटेज आपको नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का स्कोर नहीं मिलेगा। बस इतना है कि आपने जो एमफिल में सीखा है, समझा है, उस ज्ञान का आपको लाभ मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा परसेंटेज, एक्स्ट्रा नंबर, एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट एमफिल पास स्टूडेंट को नहीं मिलेंगे, ऐसा नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है। अगली चीज, मास्टर्स के अंतर्गत यदि आप जनरल कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो आपके 55% अंक होने चाहिए, ठीक है ना। जनरल कैटेगरी के लिए 55% अंक होने चाहिए। तो आप कहेंगे मैंने क्या नया बताया है, ओबीसी कैटेगरी के लिए, जनरल एससी के लिए 50 होंगे? जी नहीं, 45% अंक होने चाहिए उन सभी स्टूडेंट के जो एससी कैटेगरी से हैं, एससी के साथ साथ एसटी से हैं, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर है, और डिफरेंट पीपल हैं यानी कि जो हैंडीकैप पीडब्ल्यूडी हैं, उन सभी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में 45% अंक यदि हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए, ठीक है। और कुछ ग्रेड पॉइंट देता है टिश आपको, ठीक, याद रखिएगा, कुछ ग्रेड पॉइंट देता है यदि जो कंडीशंस उसमें रखी गई हैं, जिसमें से अगर आपके 45% या उससे ज़्यादा अंक हैं तो आपको 2.50 का पॉइंट देगा। यदि वो जनरल कैटेगरी में है तो आपको 3.5 का ग्रेस देगा, ठीक है। एमफिल का एक्स्ट्रा वेटेज नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। और जो मैं लिंक दूंगा ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको हाथ जोड़कर निवेदन है चेक कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग 25-30 पेज की इंफॉर्मेशन है, सभी मैं नहीं बता पाऊंगा, इसीलिए मैं सभी इंफॉर्मेशन का लिंक दे देता हूं, जहां से मैं चीज़ों को पढ़कर आपको बताता हूं, जो नोटिफिकेशन है उसकी जानकारी मैं देता हूं इन शॉर्ट में, इसीलिए मैं सभी सोर्सेज देता हूं। इसीलिए मेरे बोलने में ज़रूर कुछ तकलीफ हो सकती है, मैं हर चीज़ को नहीं समझा पाऊंगा, और कोई भी यूट्यूबर सभी नोटिफिकेशन का वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ता है, और यह वेबसाइट पर जानकारी दी गई होती है, इसीलिए लिंक दिए जाते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि
बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी होती हैं जो छूट जाती हैं आपको बताते वक्त में, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ ये है कि आपका यदि कोई पीएचडी के एमए के दौरान या ग्रेजुएशन के दौरान किसी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट को लेकर, किसी वर्कशॉप को लेकर कोई वर्क एक्सपीरियंस है, सोशल साइंस या सोशल वर्क या जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर किया है, अभी मैं आपको जब सब्जेक्ट बताऊंगा ना, यदि उस सब्जेक्ट से आपने मास्टर किया है तो यदि उसमें कुछ वर्क एक्सपीरियंस है आपका, तो उसका सर्टिफिकेट का भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। कहीं एनजीओ में काम किया है, कहीं मैनेजमेंट को लेकर काम किया है, कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर, कहीं रिसर्च को लेकर आपने जो काम किया है, उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में। पीएचडी कैंडिडेट्स को भी और मास्टर्स कैंडिडेट्स को भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। नेट, एमफिल, जेआरएफ का ज़्यादा वेटेज नहीं होता है जितना वर्क एक्सपीरियंस का या किसी प्रोजेक्ट का आपको लाभ मिलता है पीएचडी इन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के अंतर्गत। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप सुन लीजिए कि किस सब्जेक्ट में सीट कितनी है, उससे पहले फॉर्म की लास्ट डेट सुन लीजिए, 23 जनवरी 2021। आप कहेंगे आज तो 25 जनवरी है, आज 25 जनवरी है, इसकी बात नहीं, लेकिन 23 जनवरी 2021 को टिस की वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक चालू हो गया है, ओपन हो गया, अपना फॉर्म भर दीजिएगा। लेकिन लास्ट डेट है 25 फरवरी 2021। इस बात को विशेष समझ लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, 25 फरवरी 2021 लास्ट डेट है। फॉर्म को ऑनलाइन भरना है, ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज विशेष रूप से जो मैंने एमए वाला जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने नहीं बता पाया था, वह बच्चे भी सुनिएगा और नहीं तो इसको शेयर कर दीजिएगा, ये जो पीएचडी के बच्चे देख रहे हैं, कि एमए का फॉर्म भरने के बाद आपको बाय पोस्ट या ईमेल के माध्यम से अपने फॉर्म की हार्ड कॉपी स्कैन करके भेजनी है और बाय पोस्ट से ही भेजनी है, ठीक है। और पीएचडी के बच्चे भी फॉर्म कंप्लीट करने के बाद, फीस सबमिशन के बाद उसका प्रिंट आउट निकालिएगा, उस पर अपने सेल्फ अटेस्ट साइन कीजिएगा, उसको स्कैन करके ईमेल आईडी विश्वविद्यालय पर भेज दीजिएगा और बाय पोस्ट भी भेज दीजिएगा, क्योंकि 25 तारीख लास्ट डेट है। एमए के बच्चों के लिए बाय पोस्ट भेजेंगे तो पहुंच नहीं पाएगा, तो सबसे अच्छा है कि आप ईमेल के माध्यम से तो जरूर भेज दीजिएगा एमए के बच्चे फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद, और पीएचडी के बच्चे भी फॉर्म को कंप्लीट रूप से भरने के बाद, फीस जमा करने के बाद अपने फॉर्म को स्कैन करके आप ईमेल से भेज दीजिएगा संस्थान की ईमेल आईडी पर और बाय पोस्ट भी भेज दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये सारा काम आपको 25 फरवरी 2021 से पहले करना है, ठीक है। अब आते हैं सीट्स को लेकर, किस सब्जेक्ट में और किस सब्जेक्ट किस कैंपस में कितनी सीटें हैं पीएचडी की, ये सुन लीजिएगा। और मैं एरिया ऑफ रिसर्च या एरिया ऑफ मास्टर्स, एरिया ऑफ अलाइड सब्जेक्ट नहीं बता पाऊंगा, लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, उसके लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा जहां आप ये सारी क्राइटेरिया को पढ़ सकते हैं कि मास्टर्स किस सब्जेक्ट से होना चाहिए और आप किस सब्जेक्ट में पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप मैनेजमेंट पे काम करना चाहते हैं, लेकिन आपका जो एमए है वह मैनेजमेंट से ना होकर डेवलपमेंट स्टडीज़ पे है, या आपका वुमेन स्टडी पे काम करना चाहते हैं तो आपका मास्टर्स लॉ से है या ह्यूमन राइट्स है। तो ऐसे क्या क्या अलाइड सब्जेक्ट हैं और क्या एरिया ऑफ रिसर्च है, उसकी एक पूरी लिस्ट है जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं खाली आपको बताऊंगा सब्जेक्ट का नाम, कैंपस और कितनी सीटें हैं, इस बात का ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूं मुंबई कैंपस के बारे में, जो इसका मेन कैंपस है। मुंबई कैंपस के बारे में सब्जेक्ट का नाम और सीट, हैबिटेट स्टडीज, इसमें है 5 सीटें। पब्लिक हेल्थ एंड हेल्थ सर्विसेज मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ एंड हेल्थ सर्विसेज मैनेजमेंट मुंबई कैंपस पीएचडी में, इसमें है 8 सीटें। अगला है मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज, मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज मुंबई कैंपस, इसमें है 12 सीटें। फिर है सोशल वर्क, याद रखिएगा सोशल वर्क अलग अलग कैंपसेस में है, सबकी सीटें भी अलग अलग है और सभी का एरिया ऑफ रिसर्च भी अलग अलग है। फिर से कह रहा हूं कि जो सीटें हैदराबाद कैंपस में यदि किसी कोर्सेज में है और यदि वही कोर्सेज मुंबई सेंटर में है तो दोनों कोर्सेज तो सेम रहेगा, सीटें अलग अलग रहेंगी और एरिया ऑफ रिसर्च भी अलग अलग रहेगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और एक चीज मैं इंक्लूड कर देता हूं, मैंने एमए के लिए भी बताया था कि यदि आप मान लीजिए सोशल वर्क में अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन आप हैदराबाद कैंपस और मुंबई कैंपस में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको
दो अलग अलग फॉर्म की अलग अलग फीस देनी होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। लेकिन एंट्रेंस आपका एक ही आएगा, लेकिन रिसर्च प्रपोजल आपके अलग अलग लगेंगे, क्योंकि दो आपने अलग अलग कैंपसेस में अप्लाई किया है, इसीलिए रिसर्च प्रपोजल भी अलग अलग लगेंगे, फीस भी अलग अलग लगेगी, लेकिन फॉर्म आपको एक ही भरना होगा। उसमें आप मेंशन कर देंगे चीज़ों को, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे ना, उसमें ये ऑप्शन पूछेगा आपसे कि आप किस कैंपस के लिए किस सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं। और एक स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकता है, मैंने आपको बताया भी था। एमए के बच्चों को इस बात का ध्यान रखिएगा, फीस थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। फिर आते हैं सीटों पर। सोशल वर्क और मुंबई कैंपस में पीएचडी के लिए 5 सीटें हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी और विशेष रूप से स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी, अप्लाइड साइंस नहीं है, अप्लाइड साइकोलॉजी है, मैंने जिसे मनोविज्ञान बोलते हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी में और विशेषज्ञता रखी गई है स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी, पीएचडी मुंबई कैंपस, 8 सीटें हैं। अगला सब्जेक्ट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसमें 5 सीटें हैं। फिर है मुंबई कैंपस का वुमेन स्टडी कोर्स, जिसमें 2 सीटें हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 2 सीटें वुमेन स्टडीज में है, तो इसमें सब्जेक्ट को मेंशन कर दिया गया है। इसमें नाम सुन लीजिए आप, एडवांस सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज एंड सोशल डेवलपमेंट स्टडीज। और इसमें 4 नहीं बल्कि 5 अलग अलग एरिया ऑफ रिसर्च दिए गए, जिसको मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज, जेंडर कल्चर एंड ह्यूमन राइट्स, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स, जेंडर एंड साइंस टेक्नोलॉजी एंड क्यूर स्टडीज। ये 5 एरिया ऑफ रिसर्च समझ लीजिए, चाहे 5 ये अप्लाइड विषय समझ लीजिए। इन 5 में से आप एरिया ऑफ रिसर्च चूज करेंगे मुंबई कैंपस में इन 2 सीटों के लिए, और कोर्स है वुमेन स्टडी का। मुंबई कैंपस का अगला कोर्स है, इसका नाम है डेवलपमेंट स्टडीज, इसमें 10 सीटें हैं। डेवलपमेंट स्टडीज मुंबई कैंपस, 10 सीटें हैं पीएचडी की। और इसमें जो आपके पर्टिकुलर एरिया दिए गए हैं, रिसर्च का थीम दिया गया है, वह लगभग 9 से 12 दिए गए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। अगला विषय है इसमें, ये है डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, इसमें 2 सीटें हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, पूरा सब्जेक्ट ये है इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, इसमें 2 सीटें आई हैं मुंबई कैंपस में पीएचडी के लिए। अगला सब्जेक्ट और सीटें हैं सोशल साइंसेस विद स्पेशलाइजेशन इन सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। फिर से समझिए विषय को, विषय डिपार्टमेंट है सोशल साइंसेस विद स्पेशलाइजेशन इन सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, यानी कि समाज शास्त्र का शिक्षण, यानी कि जो सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं, समाज का बनावटीपन कैसा होता है, या समाज में वह कृत्रिमता का जन्म किस प्रकार से होता है, आर्टिफिशियल सोसाइटी का निर्माण कैसे हो सकता है, क्या क्या ऐसे एलिमेंट्स, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या ऐसे तत्व होते हैं जिससे हम एक कृत्रिम समाज का निर्माण करते हैं, या फिर एक जीते जाते समाज के स्वरूप को परिवर्तित कर देते हैं और उसको हम एजुकेशन के आधार पर डिफाइन करते हैं, उसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट, इम्पैक्ट को जो हम जांच पड़ताल करते हैं, उस तरीके का ये कोर्स है मुंबई कैंपस में, जिसमें निकली हैं 2 सीटें। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसका एरिया ऑफ रिसर्च बहुत ब्रॉड है, याद रखिएगा। सीटें 2 हैं क्योंकि कोर्स बहुत बेहतरीन कोर्स है। इस कोर्स में आप मॉडर्न हिस्ट्री के हों, एंशिएंट हिस्ट्री के हों, इकोनॉमिक्स के हों, पॉलिटिकल के हों, ईवीएस यानी एनवायरमेंटल के हों, जेंडर के हों, वुमेन्स के हों, गांधीयन पीस स्टडी के हों, पीस स्टडी के हों, किसी भी विषय के हों, इसमें अप्लाई करिएगा पीएचडी के लिए, क्योंकि एरिया ऑफ रिसर्च बहुत ज़्यादा है। मैं इसको भी पढ़ के सुना देता हूँ। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, पहला सोशल समझ लीजिए, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड एजुकेशन, सोशियोलॉजी माइनॉरिटी एजुकेशन, रिलीजियस माइनॉरिटीज, नॉन कॉपरेशन, राइट्स मूवमेंट्स, कम्युनिकेशन, मल्टी कल्चरल, यानी कि जो कल्चर होते हैं अलग अलग टाइप्स के, जैसे कि आपने डिफरेंट टाइप्स की भाषाएं होती हैं, डिफरेंट धर्म होते हैं, डिफरेंट आपके रिलीजियस होते हैं, तो उसी प्रकार के कल्चर्स में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर है इंडिया के स्तर पर, उस पर आप रिसर्च करते हैं, मल्टी कल्चर जिसे बोलते हैं ना। फिर इसमें है सोशल एक्सक्लूजन, फिर इसमें है माइग्रेशनलाइजेशन, यानी कि जो प्रवासीय मजदूर होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह कर दिए जाते हैं स्थानांतरित, या करवाया जाता है, या कोई उनकी वजह होती है, उस तरह का जो मार्जिनलाइजेशन होता है, उसकी बात है। फिर इसमें एक है एजुकेशन एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम इन इंडिया, और अंत में है ट्राइबल
एजुकेशन, यानी कि इन सब्जेक्ट्स में आप रिसर्च भी कर सकते हैं इन 2 सीटों पर, और इन सब्जेक्ट में यदि एमए है तो इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। अगला सब्जेक्ट है आपका, वैसे मीडिया है, मीडिया में कोई सीट आई नहीं है, मीडिया एंड कल्चर स्टडीज में, मुझे क्षमा कीजिएगा, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग में भी नहीं आई है। अगला सब्जेक्ट है एजुकेशन। जब एजुकेशन वाला सब्जेक्ट आएगा या फिर सोशल वर्क का सब्जेक्ट आएगा या वुमेन स्टडी का सब्जेक्ट आएगा, कैंपसेस के अंतर्गत इन सभी सब्जेक्ट के एरिया ऑफ रिसर्च, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च और एमए किस सब्जेक्ट से होना चाहिए, ये अलग अलग चीजें हैं, याद रखिएगा। हो सकता है एजुकेशन मुंबई कैंपस में एमए किसी सब्जेक्ट से मांगा हो, लेकिन वही रिक्वायरमेंट हैदराबाद कैंपस में ना हो, या फिर जिस सब्जेक्ट से एमए हैदराबाद कैंपस में वुमेन स्टडी से मांगा हो, उसी सब्जेक्ट से एमए ना मांगा गया हो मुंबई कैंपस में। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसीलिए एमए किस सब्जेक्ट में किस कैंपस में मांगा गया है उसका ध्यान रखिएगा। और एक सब्जेक्ट के भी कई अलग अलग डिवाइडेड एलिमेंट्री पार्ट्स होते हैं टिच के अंतर्गत, इसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जेएनयू का जो प्रोसेस है और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का जो एलिमेंट्री या अलाइड सब्जेक्ट का प्रोसेस होता है, सेम उससे ही मिलता जुलता ये प्रोसेस टिच का है, क्योंकि ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का मॉडल है जो कि फॉलो किया जाता है एमए और पीएचडी के सब्जेक्ट एंड सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड एरिया ऑफ रिसर्च, और एरिया ऑफ रिसर्च के साथ साथ किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपने एमए किया है या उसके रिगार्डिंग कितना करीबी आपका अलाइड सब्जेक्ट है उसको देखा जाता है। इसीलिए एमए का सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके सिलेक्शन प्रोसेस में, क्योंकि यदि आप ह्यूमन राइट्स में पीएचडी करना चाहते हैं लेकिन आपका ह्यूमन राइट्स से या पॉलिटिकल से, आईआर से या रिलेशन से, जो कंट्रीज उससे कोई संबंध ही नहीं है आपका, तो आप कैसे रिसर्च कर पाएंगे ह्यूमन राइट्स में। इसीलिए कम से कम उसका करीबी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि एरिया ऑफ रिसर्च से पहले अपना एरिया ऑफ मास्टर देखिएगा कि उसके करीब है या नहीं, नहीं तो आपको पैसे भी खराब हो जाएंगे, आपको एडमिशन भी नहीं लेगा, और आपको फिर ये भी लगेगा कि टिस हमारे लायक नहीं है या हम इसके लायक नहीं है। इसीलिए सारी क्वालिफिकेशन को ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और तब कीजिएगा अप्लाई। अगला है एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन में जो फील्ड दी गई है आप खाली उसको समझ लीजिए, सीट में बता दूंगा। पहला है एजुकेशन डेवलपमेंट एंड पॉलिसी, फिर है डिजाइन बेस्ड रिसर्च इन एजुकेशन, दूसरा डिजाइन बेस्ड रिसर्च इन एजुकेशन, फिर है एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर, क्रिटिकल लैंग्वेज लिटरेचर एंड मल्टी लैंग्वेजेस, फिर है इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस इन एजुकेशन, इनोवेशन पेडागोलॉजी एंड एसटीएम, फिर है इंक्लूसिव एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ लॉ एंड डिस्क्रिमिनेशन, सोशियोलॉजी ऑफ लॉ एंड डिस्क्रिमिनेशन, और लास्ट में है टीचर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इन सब्जेक्ट्स का यदि संबंध है आपके एजुकेशन से, और एजुकेशन के लिए आपका एमएड या एमए कोई एक होना जरूरी है, और जो मैंने भी सब्जेक्ट की लिस्ट बताई है ना आपको एजुकेशन में पीएचडी के लिए, और हाँ 10 सीटें निकली हैं पीएचडी के लिए मुंबई कैंपस में एजुकेशन में, यदि आपका सब्जेक्ट इन अलाइड से संबंधित है, ये मेजर सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं या कोई पेपर पढ़ा है, तभी अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो आप फंस सकते हैं। फर्स्ट मतलब कोई गलत नहीं हो जाएगा, आपसे शायद क्वालिफाई ना हो पाए, आप मैट क्वालिफाई कर लेंगे लेकिन हो सकता है पैट क्वालिफाई नहीं कर पाए और फिर आप ओपीआई तक नहीं पहुंचेंगे। मैट पैट ओपीआई क्या होता है कमेंट करके बताइएगा, यदि पूछना चाहते हैं तो भी बताइएगा, ठीक है। अगला सब्जेक्ट है मुंबई कैंपस का और ये लास्ट सब्जेक्ट है, उसके बाद फिर मैं आपसे दूसरे कैंपस की बात करूंगा। मुंबई कैंपस का ये अंतिम सब्जेक्ट है जिसका नाम है डिजास्टर स्टडीज। डिजास्टर स्टडीज, इसमें निकली हैं 3 सीटें, और ठीक याद रखिएगा। आप चलते हैं दूसरे कैंपस पे जिसका नाम है तुलाजापुर कैंपस। तुलाजापुर कैंपस महाराष्ट्र के नजदीक में है। इसके अंतर्गत रूरल डेवलपमेंट में 10 सीटें निकली हैं, ठीक है। एकमात्र कोर्स है, इस कैंपस में 10 सीटें निकली हैं। इसके आप थीम या एरिया या अलाइड सब्जेक्ट सुन लीजिए। डेवलपमेंट सोशल वर्क पहला, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस दूसरा, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट तीसरा, सोशल एंटरप्राइजेस चौथा, इशू ऑफ लोकल गवर्नेंस अगला है नेक्स्ट है सोशल एक्सक्लूसिव ट्राइबल स्टडीज ट्राइबल डेवलपमेंट स्टडीज डेवलपमेंट, फिर से बोल देता हूं सोशल एक्सक्लूसिव ट्राइबल डेवलपमेंट, फिर है आपका नोमेडिक एंड डी नोमेडिक ट्राइबल्स। ये ट्राइबल्स के पार्ट होते हैं अलग अलग, जैसे कि जनजातियों में भी अलग अलग प्रकार की और उप जनजातियां होती हैं, उसके ये डिवाइडेशन है, ठीक है। अगला है इसमें वाटर सस्टेनेबल एंड हाइजीन
हाइजीन समझते हैं ना, जो हम स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं अपनी वस्तुओं को लेकर, तो वाटर को किस प्रकार से और ज़्यादा हाइजीन शुद्ध बना सकते हैं, प्योर बना सकते हैं, उसका रिसर्च होता है इस तुलाजापुर कैंपस में, जिसमें 10 सीटें आई हैं रूरल डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। और क्योंकि रूरल डेवलपमेंट का संबंध सिविक्स से भी है, सोशोलॉजी से भी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी है, एंशियंट हिस्ट्री से भी है, आईआर से भी है, पॉलिटिकल साइंस से भी है, तो सब्जेक्ट का क्या क्या अलग सब्जेक्ट में आप उसका यूज कर सकते हैं ना, आपके मेन सब्जेक्ट का, उसकी जानकारी भी आपको ये टिस्ट से प्राप्त होती है। जैसे कि आपने मास्टर ऑफ एजुकेशन किया है, तो मास्टर ऑफ एजुकेशन करने के बाद आप किस किस अदर फील्ड में जा सकते हैं, यदि इसकी नॉलेज नहीं है ना आपको, तो अपनी मास्टर ऑफ एजुकेशन या किसी का भी एजुकेशन से मास्टर हो आपका, या हिस्ट्री से मास्टर हो या पॉलिटिकल से, आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे मैंने तो पॉलिटिकल से एमए किया है तो मैं पॉलिटिकल से पीएचडी कर सकता हूं। आपको लगता है कि मैंने हिस्ट्री से एमए किया है तो मैं हिस्ट्री से पॉलिटिक्स एमए कर सकता हूं, पीएचडी कर सकता हूं। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्तों साथियों। आप अलाइड सब्जेक्ट में जा सकते हैं बशर्ते आपको जानकारी हो कि आपने यदि हिस्ट्री और एमए से किया है तो आप एंशिएंट हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, मिडिवल हिस्ट्री हो, प्री हिस्ट्री हो, पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री हो, या किसी अदर कंट्रीज की हिस्ट्री हो, वहां पर भी जा सकते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी जा सकते हैं। लेकिन आपको यदि पता है तभी जा पाएंगे, और पता होने से जरूरी नहीं है, आपको उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज से पहले आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट इंफॉर्मेशन नॉलेज प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं अगले कैंपस पे, जिसका नाम है हैदराबाद। हैदराबाद कैंपस में 3 कोर्सेज चलते हैं। पहला कोर्सेज है एजुकेशन, यह थोड़ा अलग है, मुंबई कैंपस से अलग है, इसका क्राइटेरिया भी अलग है, लास्ट में बताऊंगा। और इस कैंपस का संबंध एक फाउंडेशन से भी है, उस फाउंडेशन को लेकर मैं 2 वीडियो अलग से बनाऊंगा। उसका फाउंडेशन का नाम है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हैदराबाद कैंपस का मिलकर काम करता है। क्या उसका कोलैबोरेशन है, क्या उसका एरिया है, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा इस वीडियो में। 2 से 3 मिनट का वेट कीजिए, ठीक है। हैदराबाद कैंपस का पहला कोर्सेज है वुमेन स्टडीज, जिसे हम वुमेन स्टडी बोलते हैं। 5 इसमें सीटें आई हैं, ठीक है। 5 सीटें वुमेन स्टडी पीएचडी हैदराबाद कैंपस। एरिया ऑफ रिसर्च आप सुन लीजिए, अगर सुनना है नहीं तो देखना हो तो देख लीजिएगा। मेंटल हेल्थ एंड जेंडर पहला, सोशल साइकोलॉजी हेल्थ अगला है, ट्रैफिकिंग, फिर है जेंडर इश्यू एंड रिलेटेड ऑफ माइग्रेशन, फिर है सोशल चेंज एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड कम्युनिटीज, ठीक है। ये इसके एरिया है। अगला है सोशल साइंस। सोशल साइंस में 5 सीटें हैं हैदराबाद कैंपस में। एरिया ऑफ रिसर्च आप देख लीजिएगा। इसके अंदर जो एरिया हैं वो इकोलॉजी, पॉपुलेशन, रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटी, लिवरहुड, चाइल्डहुड, एग्रीकल्चर, इससे संबंधित है सोशल साइंसेज में हैदराबाद कैंपस की इन 5 सीटों पर। अब आते हैं हैदराबाद कैंपस के एजुकेशन सब्जेक्ट में, जिसमें आई हैं 3 सीटें, और इसका संबंध है अजीम प्रेमजी, क्योंकि मुंबई कैंपस में एजुकेशन डिपार्टमेंट का एरिया ऑफ रिसर्च भी अलग है, और हैदराबाद कैंपस में एजुकेशन डिपार्टमेंट का एरिया ऑफ रिसर्च भी अलग है। फिर से कह रहा हूं, समझ लीजिए ध्यान से, कोई भी कंफ्यूज हो पहले विश्वविद्यालय से यानी कि संस्थान से, फिर मुझसे कंसल्ट कीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। बहुत समय है फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म भरने में 1 से 2 घंटे लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती से अच्छा है चीज़ों को जान लें, समझ लें, उसके बाद अप्लाई करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। अजीम प्रेमजी से इसका संबंध है। अजीम प्रेमजी के बारे में ज़्यादा कुछ जानने चाहते हो मेरी वीडियोस देख लीजिएगा लास्ट ईयर की, और यदि नए वीडियो देखना चाहते हैं तो 2 दिनों का वेट कीजिएगा, आपको 2 नई वीडियो मिलेंगी। अजीम प्रेमजी जो वैकेंसी आई है, क्या है अजीम प्रेमजी, कैसे काम कराता है, क्या पॉलिसी है एजुकेशन को लेकर, और एजुकेशन से यदि यूजी पीजी करना है अजीम प्रेमजी में, उसके लिए फॉर्म निकले हैं, अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। कोई सवाल हो तो कर लीजिएगा। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और एजुकेशन हैदराबाद कैंपस, टिस का जो कॉम्बिनेशन है उसको समझ लीजिए, और उसको समझे बिना अप्लाई मत कीजिएगा हैदराबाद कैंपस में एजुकेशन के लिए। आप एरिया ऑफ थीम सुन लीजिए। पहला है इसमें पेडागोजी, गलती हो गई, पेडागोजी इन हायर एजुकेशन, क्योंकि मुंबई कैंपस में भी ये रिसर्च नहीं होता है, ये ओनली फॉर रिसर्च हैदराबाद कैंपस में होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर से बता देता हूं, पेडागोजी इन हायर एजुकेशन पहला। दूसरा है इसमें चाइल्डहुड स्टडीज, ये भी नहीं होती हैदराबाद कैंपस में। टिस के जो चारों सेंटर में है एकमात्र यही होता है ये कोर्स, याद रखिएगा, चाइल्डहुड स्टडीज। अगला है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ये मुंबई सेंटर में भी है। फिर एक इसमें फील्ड है, आपकी ध्यान से सुनिएगा, सोशल इमोशनल लर्निंग एंड वेल बिगिनिंग इन स्कूल। फिर से समझिए चीजों को,
इसका संबंध आप नवाचार से जोड़ सकते हैं, इसका संबंध आप एलिमेंट्री एजुकेशन से जोड़ सकते हैं, इस विषय का संबंध आप प्री स्कूलिंग या प्रो स्कूलिंग या फिर जो चाइल्डहुड स्कूलिंग है ना उससे भी जोड़ सकते हैं इस विषय को, जिसका नाम है सोशल इमोशनल लर्निंग एंड वेल बिगिनिंग इन स्कूल। स्कूल में जो नर्सरी से प्री नर्सरी होती है या फिर कहें कि जो माध्यमिक स्कूल से, अब तो क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, पैटर्न पूरा बदल दिया है, लेकिन वह व्यवस्था अभी भी रहेगी, जिसे हम आंगनवाड़ी बोलते हैं, प्री प्राइमरी बोलते हैं। उस तरीके की यदि स्टडीज आप करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो इस कैंपस के इस कोर्स में जरूर अप्लाई कीजिएगा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के हैदराबाद कैंपस के टिस वाले यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कैंपस में, याद रखिएगा, ठीक। अगली इसमें फील्ड है इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन नीड्स। यह भी एक महत्वपूर्ण टिस के इसी कैंपस में होता है। फिर से मैं बता दूं, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशनल नीड्स, यानी कि ऐसा क्या कुछ नया कर सकते हैं या नया करवा सकते हैं या नया जो है सोसाइटी में उसको खोज कर ला सकते हैं, और एज अ एजुकेशन की फील्ड में हम उसको बिगिनिंग के रूप में अप्लाई फॉर्म में हम लागू कर सकते हैं या करवा सकते हैं। और खासकर स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में, स्पेशल एजुकेशन में जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उस स्पेशल एजुकेशन के भी कई अलग अलग पार्ट्स हैं। कुछ डीफ एंड डम होते हैं, कुछ ब्लाइंड्स होते हैं, कुछ हियरिंग के होते हैं, कुछ मेंटली होते हैं, मेंटली के भी, मेंटल के इस तरह के भी 4 पार्ट्स होते हैं। उस तरह के मैं जाऊंगा एजुकेशन के फील्ड में तो बहुत लंबी चीजें हो जाएंगी, लेकिन अलग से जानना हो तो कमेंट करके बताइएगा, आपको डिटेल में समझा दूंगा। एजुकेशन से मेरा MA MPhil PhD कुछ भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए, थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसी नाते आपको मैं समझा देता हूं, ठीक है ना। तो एजुकेशन की फील्ड में आप यदि कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, या आपका एक क्रिटिकल थिंकिंग है किसी चीज को देखने का और किसी चीज को स्पष्ट करने का, और कुछ सोसाइटी में आप एक नए दृष्टिकोण से धारा के विपरीत चलते हुए कुछ देना चाहते हैं, तो हैदराबाद कैंपस टिस का ये बेहतरीन कोर्स पाठ्यक्रम आपको बुला रहा है। सीटें कम सही, लेकिन आपको तो एक ही सीट लेनी है, सीट 3 है ना, आप समझ लीजिए कि 2 सीटें एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि आपको एक ही सीट पर एडमिशन लेना है। भूल जाइए 3 सीटें हैं या 300 सीटें हैं, आप मान के चलिए एक सीट है और वह सीट मेरी है, लेकिन उस मेरी सीट पर अपना स्टैंप लगाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, और आपको अपने इसको नहीं अपने पूरे मेंटली स्तर को, अपने फिजिकली स्तर को मजबूत करना होगा। जो पढ़ा है उसको एंजॉय कीजिए, इस बात का ध्यान रखिए। यदि किसी कैंपस की कोई सीट छूट गई है तो मुझे बता दीजिएगा। लास्ट कैंपस और लास्ट विषय है, वैसे गुवाहाटी कैंपस है, उसमें कोई सीटें नहीं आई हैं, 0 सीट दिखा रहा है, लेकिन सीटें आएंगी, आपको पता लग जाएगा। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी, और कोर्सेज मैंने बता दिए, कितनी सीटें हैं मैंने ये बता दी। और फिर भी कोई समस्या हो तो पूछ लीजिएगा। इस आधे घंटे से ज़्यादा की वीडियो में मैंने अपनी बकवास भी करी, अपने कुछ थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ा था वह भी बताया। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में सत्र 21 और 22 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, जिसकी जानकारी आप सुन रहे थे, मेरी बकवास के साथ सुन रहे थे। ये अच्छा लगा हो तो सवाल कर दीजिएगा। लाइक डिसलाइक से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क आपके सवालों से पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि आप जब तक आप सवाल पूछना नहीं सीखेंगे ना, आपको सीख नहीं पाएंगे। सवाल चाहे यूट्यूबर से पूछिए, अपने शिक्षक से पूछिए, माता पिता से पूछिए, जिनकी आप इज्जत करते हैं उनसे पूछिए, जिनका सम्मान करते हैं उनसे सवाल पूछिए, और जिनकी आप सुनते हैं या जिनको आप फॉलो करते हैं उनसे भी सवाल करना सीखिए। क्योंकि सवाल वही करता है जो अध्ययन करता है, जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन को ही नॉलेज में कन्वर्ट करना है आपको। और जब तक आप इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी समाज में रहते हुए या किसी भी मुल्क में रहते हुए कुछ भी नया इनोवेटिव नहीं कर पाएंगे। और यदि आप कुछ इनोवेटिव नहीं कर पाएंगे तो आपकी समाज में खैर खबर लेने वाला कोई नहीं मिलेगा, आपकी अंतर आत्मा भी नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ऐसे ही बच्चों को मौका देता है, ऐसे स्कॉलर को मौका देता है जो कुछ अलग हटके सोच सकते हैं,
कुछ नया दे सकते हैं या कुछ नया ले सकते हैं अपने शिक्षकों से, अपने संस्थान से, और सबसे बेहतरीन अपने विषय को आप कितना एंजॉय करते हैं, कितना जीते हैं और कितना विषय में दी हुई चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं सोसाइटी में, किसी भी समाज में रहते हुए। तो यह इंस्टीट्यूट आपके लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज अधिकांश और माध्यम अंग्रेजी रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पीएचडी का एंट्रेंस कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी, जैसे आएगी सूचनाएं। इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जो करना है अपनी बुद्धि के अनुसार आप कीजिए, मेरा कोई बर्डन नहीं है। आपने सुना बकवास को। जय हिंद, जय भारत, सलाम।